हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआर नीट जून 2026 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन। तो पार्ट बी पार्ट सी दोनों के क्वेश्चन कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन श्वास-पिक लेमा। तो श्वास-पिक लेमा पे क्वेश्चन है। अगर आपने श्वास-पिक लेमा पढ़ा होगा, ठीक है, तो लेट्स रिकॉल बेसिक्स। हमारे पास अगर एफ डी टू डी कैसा मैप है, एनालिटिक मैप है, देन वी हैव रिजल्ट नेमली f at z1 minus f at z2 upon 1 minus z2 bar f z1, this is less equal, इक्वालिटी भी हो सकती है, z1 z2 1 minus z2 बार z1, ठीक है। और इक्वालिटी मतलब लेस इक्वल है, बट इक्वालिटी कब होगी? एंड इफ इक्वालिटी holds f is automorphism of type fz equals c times z minus a 1 minus a bar z is that f at a is 0। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं हम श्वास-पिक लेमा। तो पहली चीज़ आप देखिए, हाफ पे 0 है और माइनस हाफ पे 4/5 है। तो पुट करते हैं, z1 की वैल्यू हाफ है और z2 की वैल्यू माइनस हाफ है। क्या होगा ये? तो ये आएगा हाफ माइनस माइनस हाफ, तो प्लस हाफ कर दो इधर। एफ एट हाफ है, हाँ, इधर एफ एट माइनस हाफ। एफ एट माइनस हाफ का कॉन्जुगेट एफ एट हाफ लेस इक्वल, इधर क्या आएगा? हाफ और माइनस हाफ, +1 होगा ऊपर, नीचे माइनस हाफ का कॉन्जुगेट मतलब प्लस हाफ इनटू हाफ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो एफ एट हाफ तो हमारे पास एफ की जगह पे 5 है ना, इधर 5 कर दीजिए सब जगह। 5 एट हाफ हमारा 0 है और माइनस हाफ पे 4/5, तो ऊपर 4/5 होगा। तो 4/5 अपॉन में 1 माइनस, इधर क्या है? 0 है, ठीक है। तो 1 माइनस 0 लेस इक्वल, इधर 1 अपॉन इधर भी 5/5। इधर तो इक्वालिटी आ रही है 4/5, ये तो इक्वल है 4/5 से। और इक्वल मतलब गारंटी है, ये जो 5 जो भी दिया उन्होंने वो ऑटोमॉर्फिज्म है। और ऑटोमॉर्फिज्म वो भी किस टाइप का? दुनिया में ऐसा एक ही टाइप का ऑटोमॉर्फिज्म है और वही है ये मैप। सो वी कैन गारंटी दैट एफ जेड इज सी टाइम्स जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 5 ऑफ ए 0 होता है, मतलब ए की वैल्यू हाफ है, ठीक है, ए की वैल्यू हाफ है। सो पुट करिए फिर हाफ, और इधर 1 माइनस हाफ का कंजुगेट इनटू जेड। अब ये सी हमें पता नहीं है, ठीक है, सी कैसे फिगर आउट करें? तो सी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन जो दिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव, माइनस हाफ पे 4/5 है ना, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। एक और कंडीशन एक्स्ट्रा, माइनस हाफ पे हमारे पास है 4/5। तो माइनस हाफ पे ये मैप दिखेगा कैसे? ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी सी टाइम्स माइनस हाफ माइनस 1 होगा ये, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/4 कर दूँ, 4/5। तो ये होगा हमारा -4/5 सी 4/5। 4/5 कैंसिल हो जाएगा, तो सी -1 बन रहा है। प्लग इट हियर एंड गेट योर 5z। तो 5z वुड बी -1 टाइम्स z माइनस हाफ 1 माइनस z/2 हो गया। तो हमारा 5z हो गया, अगर माइनस से मल्टीप्लाइड करें तो हाफ माइनस z और 1 माइनस z/2, ये z है। तो 5z मिल गया हमारे पास, वो वही चाहिए हमें। इस पॉइंट पे पूछा है 1/3 पे, तो फाइट 1/3 पुट करिए, 1/2 1/3 1 माइनस 1/6, तो ये होगा हमारा
1/6 और इधर 5/6, 6 कैंसिल, 1/5 आंसर होना चाहिए जो कि मैच होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, होपफुली एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक डी हमारे पास ओपन डिस्क दिया गया है। ओपन डिस्क मीन्स बाउंड्री इज वेग। ठीक है, अल्फा हमारा उसी ओपन डिस्क क्लोज डिस्क से लिया, मतलब बाउंड्री पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अल्फा हमारा। और इसी अल्फा के लिए हमारा एक्स अल्फा उन्होंने डिजाइन किया गया है, अगेन डी टू डी। और कैसा है, होलोमॉर्फिक है, मतलब एनालिटिक है, और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अल्फा जेड इज एफ एट जेड। ठीक है, और ऑल जेड इन डोमेन। तो हमारे पास एफ के अंदर कैसे फंक्शंस होंगे, क्या अल्फा डी से होगा तो एक्स अल्फा कंसिस्ट ऑफ ओनली कांस्टेंट फंक्शंस ही होंगे, क्या सम अल्फा के लिए हमारा नॉन कांस्टेंट भी बन सकते हैं। फॉर सम अल्फा एक्स अल्फा कंटेन नॉन कांस्टेंट। अभी देखो, हर एक अल्फा के लिए वो बोल रहा है कि नॉन कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर अब ये सही हो जाता है तो ये भी ऑटोमेटिकली सही होगा, मतलब जरूर 3 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक किसी के लिए मिल भी सकता है, बट गारंटी है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे प्रोमिनेंट फंक्शन हमारे सेट के अंदर बन रहे हैं। तो अगर अल्फा कोई भी चल जाएगा उधर बोल रहा है वो, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी अल्फा का मॉड क्या उन्होंने, अगर हम अल्फा डोमेन से लेते हैं, डोमेन हमारा यूनिट डिस्क है, तो उसके पावर्स भी ऑब्वियसली डोमेन के अंदर ही होंगे, यूनिट डिस्क है तो। चलो, तो हमारे पास अल्फा स्टूडेंट, अगर मैं एफ एट जेड देखो, एफ एट अल्फा के लिए, और इन जनरल अल्फा रेस टू एन के लिए भी सही होने वाला है। फिर अगर हम देखें फंक्शन एनालिटिक है, सो आई कैन अप्लाई लिमिट हियर। तो लिमिट ऑफ एफ जेड इज एफ जेड इटसेल्फ, एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन जेड एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एट अल्फा रेस टू एन जेड। हमें पता है जब भी अल्फा का मॉड लेस देन 1 है तो अल्फा रेस टू एन 0 को कन्वर्ज करेगा, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी ये किधर करेगा, 0 इंटू जेड भी अल्फा 0 को ही कन्वर्ट करेगा, तो ये 0 को जा रहा है। मतलब एफ जेड हमारा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एफ एट 0 जो भी होगा। ठीक है, तो एफ जेड इधर से पता चला, एफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। तो एक चीज तो है, हमारे पास कोई भी अल्फा लीजिए, एक्स अल्फा के अंदर सिर्फ कांस्टेंट होंगे, नॉन कांस्टेंट की तो बात ही नहीं आती। एक्स अल्फा कंसिस्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शन फॉर सम अल्फा, और कुछ अल्फा के लिए नहीं बनेगा बोल रहा है, गलत, हमने तो कोई भी अल्फा लिया था। ठीक है, हर एक रैंडम अल्फा के लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हमारा एफ जेड कॉन्स्टेंट ही होना है और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आईडी हमारा पहला मैच हो जाएगा। ठीक है, होपफुली अब सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समेशन ए एन जेड रेस टू एन, हमारे पास एक पावर सीरीज दिया गया बढ़िया सी, जो कन्वर्ज कर रही है Z1, कन्वर्जेंट एट Z1 1 प्लस आई बाई रूट टू पे, एंड डाइवर्जेंट है Z2 पे, जो कि हमारा उसी का कॉन्जुगेट है, उसी का भाई है। अभी हमें पता है किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, किसी पॉइंट पे डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर मुझे पता है कि अल्फा 1 पे कन्वर्जेंट है, तो क्या अल्फा के बाहर नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है मुझे अल्फा 2 मिले, इधर भी कन्वर्जेंट हो। तो अगर अल्फा 1 पे कन्वर्जेंट, तो गारंटी है अंदर तो कन्वर्जेंट होगा, बाहर भी पॉसिबिलिटी है अगर अल्फा 2 पे कन्वर्जेंट हो जाता है तो अगर मैं उसको बोलूँ रो वन, उसको बोलता हूँ मैं रो टू, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन जो भी आएगा वो क्या होता है, हमारा सुप्रीमम होता है। ये सर नो, रो वन और रो टू का, तो आर जो भी है हमारा, इससे तो बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, रो वन से भी और रो टू से भी। ठीक है, तो हमारे पास रो वन ही है सिर्फ, बिकॉज यही पॉसिबिलिटी है। 1 प्लस आई बाय रूट टू, एक ही नंबर दिया जिधर कन्वर्जेंट है, तो ये अल्फा वन मुझे उन्होंने दिया गया है कितना, अल्फा वन लेट्स से 1 प्लस आई बाय रूट टू। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस से हमारा क्या बनता है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का कैंडिडेट बनता है। तो ये 1 प्लस आई बाय रूट टू का डिस्टेंस कितना है, 0 से 1 आएगा, बिकॉज एग्जैक्टली सर्कल की बाउंड्री पे है। तो रो वन अगर मेरे पास 1 है, तो रो टू भी कुछ ना कुछ होगा, रो थ्री भी कुछ होगा, तो आर हमारे पास क्या होगा, इनका सुप्रीमम है, किसका, 1, रो टू, रो थ्री। तो आर क्या होगा, 1 से भी बड़ा होगा, रो टू से भी बड़ा होगा। ये तो दिया नहीं हमें, बट गारंटी है अगर कन्वर्जेंट है तो रेडियस क्या होगा, इसके डिस्टेंस से तो बड़ा ही होगा। अभी बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंट है, इस पॉइंट पे उसी का कॉन्जुगेट दिया है कि नहीं, लेट्स से अल्फा टू बोल इसको सिंगुलैरिटी है ना, डाइवर्जेंट होगा मतलब
उसके करस्पॉन्ड जो भी पावर सीरीज का जो भी लिमिट होगा उस पे हमारा सिमिलरिटी बनेगा। तो एस में नाम देता हूँ 1 - I/√2। इधर डाइवर्जेंट है मतलब क्या होगा, अंदर और कोई पॉइंट नहीं होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, उस पॉइंट्स के अंदर नहीं हो सकता। तो गारंटी है इसका भी डिस्टेंस अगर देखें, अगर हम ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो आर हमारा क्या होगा, इधर लेस इक्वल 1 होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब इस पॉइंट पे है तो अंदर भी हमारा रेडियस जा सकता है, ठीक है, उसके बाहर तो नहीं जा सकता। तो आर अगर ग्रेटर इक्वल 1 भी है, लेस इक्वल 1 भी है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बनाएंगे हम, आर एग्जैक्टली 1। तो आर एग्जैक्टली 1 आएगा, सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, बस हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट तो रेडियस उस डिस्टेंस से बड़ा होगा, किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंट है तो रेडियस उस डिस्टेंस से क्या होगा, लेस इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमएसक्यू है और इसमें देखो एफ एंटायर दिया गया है। एफ इज गिवन टू बी एंटायर फंक्शन। ठीक है, और एफ जेड इज गिवन टू बी एफ एट 1/z फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी स्टार। ठीक है, सी स्टार में जो भी मेंबर है उनके लिए हो रहा है। अभी हमें पता है सी स्टार में मतलब वी आर कवरिंग एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस होल जीरो। तो अगर हम क्या करें, z को इन्फिनिटी टेंड करें, यू कैन सी 1/z विल अप्रोच टू जीरो एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास एफ एट 1/z, एफ कैसा है, हमारे पास एंटायर है। हमें पता है एंटायर फंक्शन एनालिटिक होते हैं, एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशियबल होते हैं, डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, हमारा 1/z जीरो को जा रहा है, तो एफ एट 1/z विल ऑल्सो गोज टू एफ एट जीरो। ठीक है, मतलब हमारा एफ ऑफ 1/z क्या हो रहा है, एक फाइनाइट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। एफ ऑफ जीरो तो हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो एफ ऑफ जेड श्योरली क्या होगा, विल अप्रोच टू के। ठीक है, कांस्टेंट होगा। एफ जेड अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो होगा। डेरिवेटिव जीरो तो अभी ऑप्शन लगाइए, पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि डेरिवेटिव जीरो है अपॉन जेड स्क्वायर। जीरो अपॉन जेड स्क्वायर जीरो होगा, जीरो का इंटीग्रल भी तो जीरो ही होता है, बिल्कुल सही। क्या इमेज ऑफ सी अंडर एफ ओपन सबसेट होगा, अभी देखो अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखूं, इमेज ऑफ सी मतलब एफ एट सी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन है एफ, तो इसका रेंज भी कांस्टेंट होगा। ये तो सिंगलटन सेट है और सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज होता है, क्लोज है वो बोल रहे थे ओपन होगा, गलत। इमेज ऑफ एफ अंडर एफ डैश इज ओपन, अभी हमारे पास तीसरा देखिए, एफ डैश तो जीरो है, तो एफ डैश का इमेज क्या होगा, एफ डैश एट सी वुड बी, ये भी सिंगलटन जीरो है, ये भी क्लोज है, बोल रहे ओपन है, गलत। ठीक है, तीसरा भी हमारा क्या आएगा, गलत होगा। समेशन ए एन जेड रेस टू एन पावर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एट जीरो, तो क्या लिमिट एन फैक्टोरियल ए एन का जीरो होगा। अभी एक चीज नोट करिए, हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ए एन। ए एन कैसे निकालते हैं हम, ए एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अगर याद होगा आपको, nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल। अभी हमारे पास nth डेरिवेटिव देखिए, कोई भी डेरिवेटिव लीजिए इस फंक्शन का, फर्स्ट लीजिए सेकंड लीजिए, हमेशा क्या होने वाला है, एक डेरिवेटिव जीरो आए तो बाकी सभी आगे वाले जीरो होने वाले हैं। जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल वुड बी जीरो। ए एन अगर जीरो है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एन फैक्टोरियल ए एन, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही बनेगा। तो 78 का फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है हमारे, एफ एंटायर मैप दिया गया, 96 क्वेश्चन नंबर है, एमएसक्यू है ये भी। क्वेश्चन आईडी है इसका 830। तो हमारे पास एफ क्या है, नॉन कांस्टेंट मैप दिया गया है, मतलब कांस्टेंट के अलावा कुछ भी है, और एंटायर है। एंटायर फंक्शन मतलब इधर से पता चल रहा है कि इसके पास कोई सिंगुलरिटी वैसे तो नहीं होने वाली है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बाहर हो सकती है जैसे कि हमारे इन्फिनिटी पे। ठीक है, और हर एक एन के लिए उन्होंने क्या करिए, कैंटूर डिफाइन किया, सी एन इज अ कैंटूर, क्लोज कैंटूर। कैसा कैंटूर है ये, एन ई रेस टू आई थीटा। ठीक है, मतलब ये हमारे सर्कल्स दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाले, थीटा 0 से 2 पाई है, मतलब इधर से ही समझ जाना चाहिए सर्कल्स की फैमिली है। और हर एक एन के लिए उन्होंने एक इंटीग्रल डिफाइन करके दिया हमें, 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एन, मतलब हर एक कर्व के लिए अलग इंटीग्रेशन है। ठीक है, ऊपर एफ डैश, नीचे एफ जेड।
ठीक है, सर ना, नीचे मकान ऊपर दुकान, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल का कैंडिडेट। तो आपको पता है आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर पाया जाता है तो हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगा सकते हैं। इसमें अगर 2 पाई ऐड करें तो n माइनस पी, अभी उन्होंने रेडीमेड एफ जेड, हमें एफ जेड तो नहीं, एफ जेड माइनस वन है, एफ जेड जो दिया हमें वो एंटायर दिया, मतलब इसके पास कोई पोल होने वाला नहीं, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ n, n मतलब नंबर ऑफ जीरोस, किसके, ऑफ वट एवर फंक्शन वी हैव एफ। अभी क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, आपको दिखेगा सेम तो नहीं सर, इधर एफ जेड माइनस वन है, नहीं, आप चेक करना इसका भी डेरिवेटिव, एफ जेड माइनस वन का डेरिवेटिव करो, ये भी आपको एफ डैश जेड ही आएगा। तो एक्चुअली दिखने में अलग लग रहे हैं बट है एग्जैक्टली सेम ही स्टेटमेंट, तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट थ्योरम हमें लगाना किसके लिए है, हर एक आयन के लिए। अगर एफ के पास पोल है इन्फिनिटी पे, क्या इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन सच दैट आयन और कैपिटल आयन सेम होंगे फॉर एवरी एन, ठीक है। दूसरी चीज, एफ के पास अगर पोल है इन्फिनिटी पे, तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा जिसके लिए आयन हमारे पास कैपिटल आयन के बराबर होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल कैपिटल आयन। तो देखिए पहले हमने समझिए एफ जेड हमारे पास क्या है, वन नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ पॉलिनोमियल वगैरह टाइप का होगा, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा। लेट्स से हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इस तरीके का जेड माइनस, और पॉलिनोमियल है सी, हमारा अलजेब्रिक की क्लोज फील्ड है, तो जो भी रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में होंगे, उससे बाहर तो जाएगा नहीं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा, लेट्स से के, ये हमारे पास है। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, माइनस वन करूँ, तो इसके पास भी क्या होंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, तो जेड माइनस अल्फा वन, ये भी पॉलिनोमियल ही होगा कि नहीं, जेड माइनस अल्फा टू अप टू जेड माइनस अल्फा के माइनस का वन, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट को मर्ज करके माइनस वन करें कांस्टेंट में, तो ये हमारे पास लेट से कुछ मिल जाएंगे दूसरे रूट्स, बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा के। इंडेक्स सेम क्यों रह रहा है, बिकॉज पॉलिनोमियल का डिग्री चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास पता चले कि इसके पास तो एन के रूट्स है, नॉट एन, और के रूट्स हमारे पास हमें किधर चेक करना है, सी एन के अंदर है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अभी एक बढ़िया सा प्लेन बनाते हैं जिसके अंदर ये सभी बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर प्लॉट करेंगे, बीटा फाइव, इस सभी के सभी हमारे बीटा के लेट से इधर है, इस सभी के सभी रूट्स किधर है हमारे, किसी ना किसी सर्कल के अंदर तो होंगे ही, सर ना, फाइनाइट रूट्स फाइनाइट होते हैं हमारे, और फाइनाइट रूट किसी ना किसी बड़े सर्कल के अंदर पाए जाएंगे। लेट्स से हमारे पास सर्कल का रेडियस हम बना रहे हैं, अभी रेडियस चेक करोगे, नेचुरल नंबर में वन पुट करेंगे तो रेडियस वन, टू पुट करेंगे तो रेडियस उन्होंने नेचुरल नंबर्स में ही लेने को बोला है, तो हम भी नेचुरल नंबर लेते हैं, लेट्स से कैपिटल एन। तो अगर हमारे पास आई एन का वैल्यू देखे, आई एन क्या डिफाइन किया मैंने, इसको आई एन बोला है ना उन्होंने, एफ जेड माइनस वन करे तो भी एन ही होगा। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड माइनस वन के, और एफ जेड माइनस वन के जीरो हमने लिए बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा के, तो आंसर क्या आने वाला है, के आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आई एन प्लस टू देखूँ, एन प्लस वन देखूँ, मतलब रेडियस और एक बढ़ा दूँ, तो उसके अंदर भी बीटा के सभी रूट्स है, तो इसका आंसर और आई एन का आंसर सेम ही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं एन प्लस टू रेडियस कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एन प्लस टू के लिए भी के ही आंसर होगा, तो कुछ भी आप एन के बाद लीजिए फर्क नहीं पड़ता, ये सभी हमारा आंसर के ही होने वाला है, मतलब आई एन, ठीक है, और आई एन ये हमारा के होने वाला फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स कैपिटल एन। तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, अगर पोल आ रहा है इन्फिनिटी पे, पोल आ रहा है तो पॉलिनोमियल ही होगा, गारंटी है, ठीक है, रिजल्ट ही है। अगर किसी फंक्शन के पास इन्फिनिटी पे पोल आता है तो वो ज़रूर पॉलिनोमियल ही होगा, ये रिजल्ट है, एक्सपोनेंशियल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन्फिनिटी पे अगर हम इस तरीके का लें, इसके पास इन्फिनिटी पे तो इसेंशियल आएगी, तो एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, साइन कॉस कुछ भी नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी पॉलिनोमियल, इसीलिए हमने इस तरीके से लिया था। तो ये बिल्कुल सही है। क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है, मतलब अगर हम इंटीग्रल के वैल्यू सेम लेते हैं तो क्या गारंटी है कि पोल ही होना चाहिए, इज इट ट्रू,
सो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोई फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट के लिए टेक दिस ई रेस टू जेड लीजिए हमारे डिनोमिनेटर को, ई रेस टू जेड -1, ठीक है। इसको ई रेस टू जेड लीजिए, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये भी ई रेस टू जेड ही होने वाला है, ठीक है। एफ डैश -1 का डेरिवेटिव। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास अगर इंटीग्रल है इसका 1/2 पाई ऊपर ई रेस टू जेड, नीचे भी ई रेस टू जेड, और इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, 0 होगा, बिकॉज एनालिटिक है 1। तो इधर से पता चला इंटीग्रल हमारा 0 है। इंटीग्रल 0 है मतलब सभी के सभी हमारे आंसर सेम ही होने वाले हैं। बट क्या इसका मतलब है कि पोल है इन्फिनिटी पे? इसके पास थोड़ी पोल है इन्फिनिटी पे। एफ जेड क्या होगा, एफ जेड होगा मेरे पास ई रेस टू जेड +1, इसके पास पोल नहीं है। एफ डज नॉट हैव अ पोल, पोल एट इन्फिनिटी। इधर से डिस्कार्ड होगा पहला। क्या रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इन्फिनिटी पे अगर आयन 0 है? अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखिए, आयन अगर 0 लेते हैं हम, तो क्या इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये थर्ड ऑप्शन है। तो अभी हमने देखा अगर आयन 0 हो रहा है, ठीक है, आयन तभी 0 होगा जब एक भी रूट्स नहीं होगा, और एक भी रूट नहीं होगा मतलब एफ जेड हमारे पास कोई नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल बनेगा। और नॉन कॉन्स्टेंट है तो आप देख सकते हो इसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ज़रूर होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इन्फिनिटी पे मतलब अगर मेरे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, सो लेट एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी, और ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि एफ एंटायर है, मतलब ऑल्सो एफ इज एनालिटिक इन सी। तो सी पे भी एनालिटिक है, रिमूवेबल है इन्फिनिटी पे, मतलब सिंगुलैरिटी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं है। एफ हैज नो सिंगुलैरिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंडेड प्लेन में ही सिंगुलैरिटी नहीं, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी एफ जेड हमारा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट है हमारे पास, और वो बोल रहे हैं कि 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 के अलावा कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके पास कितने ज़ीरो हैं, एक भी ज़ीरो नहीं है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और एक भी ज़ीरो नहीं मतलब आयन को ज़ीरो होना ही है, और आयन को ज़ीरो होना है तो थर्ड सही होगा। देयर एग्जिस्ट इसेंशियल सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी इफ आयन 0। सेम एग्जांपल ले सकते हो जो अभी हमने लिया था। आप देख सकते हो ये फंक्शन अगर हम लेते हैं ई रेस टू जेड +1, इसके पास तो कोई क्या आ रही है, एफ, देयर एग्जिस्ट एफ विद एसेंशियल सिंगुलैरिटी सच दैट आयन 0। नहीं, आयन हमारे पास ठीक है एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो आयन 0 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। तो फोर्थ के लिए आप कॉन्स्टेंट फंक्शन ले सकते हो, ये वाला हमने लिया था ना इधर, हाँ ये वाला। अगर हमारे पास एफ जेड कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ जेड हम कोई कॉन्स्टेंट मैप लेते हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास इंटीग्रल तो 0 होने वाला है, ठीक है, बिकॉज एक भी 0 नहीं है। और हमारे पास क्या एफ के पास इसेंशियल सिंगुलर आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। तो देर एग्जिस्ट फंक्शन विथ इसेंशियल सिंगुलरिटी इन्फिनिटी एंड आयन 0। तो ऐसा कोई फंक्शन मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, ये वाला लीजिए, ई रेस टू जेड लीजिए, इसके पास आप देखना इसेंशियल सिंगुलरिटी भी है इन्फिनिटी पे, और ये इंटीग्रल भी 0 दे रहा है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, 0 बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट बोला है, तो देयर एग्जिस्ट वाला तो सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है फॉर नॉन जीरो पावर सीरीज। नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा पूरा, ठीक है। और सी के हमारे पास अलग से उन्होंने कोएफिशिएंट डिफाइन किया है जो कि है मॉड ए के मॉड ए एन, और हमारे पास जो एन है वो 0 और के बीच में लाई करेगा, ठीक है, के कोई भी पॉजिटिव नंबर है। इफ आर डैश रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या दी है, आर, और हमने नया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है सी के लिए, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर डैश, ठीक है, इधर भी के है।
तो सीके का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पता करना है, क्या वो मिनिमम आउट ऑफ 1 एन आर होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन आर होगा, या ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, तो पहले अगर हम सीके अगर हम पता करना है तो हमें क्या देखना होगा, CK+1 अपॉन CK का वैल्यू देखना होगा। ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है, सुपीरियर भी लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी CK+1 है क्या, CK+1 अगर हम देखें तो मॉड AK में क्या करना है, हमें एक और टर्म ऐड करना है, तो मैक्सिमम आउट ऑफ मॉड AK+1, और एन हमारा क्या होगा 0 और K+1 के बीच में होगा। मतलब हम अगर देखें A1 A2 अप टू AN, पिछले वाले तो थे ही, उसमें एक और अभी ऐड हो गया AN+1। ठीक है, इनके बीच में हमें चेक करना है। इधर क्या हमारे पास n तक है ना, मैक्स आउट ऑफ A1 A2 अप टू AN। तो इसमें बस एक एक्स्ट्रा AN+1 ऐड हो गया। अगर हम CK+1 और CK का रेशियो पता करें, CK+1 अपॉन CK, तो इसके दो वैल्यूज होंगे। अगर हमारे पास मैक्सिमम इनमें से की हो जाता है तो CK तो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अगर इनमें से कोई नहीं है मैक्सिमम, ये वाला बन रहा है, तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो CK+1 अपॉन CK आंसर क्या आएगा, अगर हमारे पास मैक्सिमम हमारे टर्म्स का अगर AN+1 नहीं है, मैक्सिमम अगर AN+1 नहीं है तो क्या आएगा, CK+1 CK ही होगा अपॉन एक और CK है। और मैक्सिमम अगर AN+1 आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा इधर लास्ट टर्म, इधर होगा AN+1 अपॉन CK, तो हमारा AN ही बनेगा। अभी हमें देखना है CK अपॉन CK, तो 1 हो जाएगा, इधर 1 हटा दूँ और इधर हटा के हम 1 करते हैं। तो अभी आप चेक करना, CK+1 अपॉन CK का रेशियो हमारे पास ये बन रहा है। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लिमिट सुपीरियर लेते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ CK+1 बाई CK, ये क्या होगा, 1 का लिमिट तो 1 ही होगा, और AN+1 का लिमिट क्या होगा, लिमिट AN+1 बाई AN। ठीक है, और दिस सेम क्राइटेरिया। अभी हमारे पास इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1/r डैश, और इधर क्या है 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1/r। ठीक है, और बाय वैल्यूड लिमिट आ रहा है, मतलब हमारे पास 1/r डैश क्या होता है, सुप्रीमम था, सुप्रीमम ऑफ 1 एन आर। ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ 1, सुप्रीमम कब लेते हैं, इन्फिनिट डेटा है तब। तो मैक्सिमम आउट ऑफ 1 n 1/r है, तो r डैश क्या होगा फिर, मिनिमम आउट ऑफ, उल्टा कर दीजिए 1/1 और 1/r का उल्टा r। तो 1 और r का क्या होगा, मिनिमम, मतलब r डैश जो भी आएगा वो क्या होगा, लेस इक्वल 1 भी होगा और लेस इक्वल r भी होगा। तो लेस देन 1 है क्या r डैश, बिल्कुल है। क्या r डैश लेस देन r है क्या, बिल्कुल है। क्या इन दोनों का मिनिमम से लेस है क्या, बिल्कुल है। ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे मैच हो जाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन MSQ है, क्वेश्चन आईडी है 827। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। डी अपने पास दिया गया है, ऐसे जेड उठाने हैं यूनिट डिस्क से, सच दैट मॉड जेड लेस देन 1 है, तो ओपन यूनिट डिस्क है, और एम हमारे पास 2 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, और उसी डी के ऊपर हमने एफ डिफाइन किया है, कैसा है, एफ D टू D होलोमॉर्फिक है, मतलब एनालिटिक फंक्शन दिया गया है, सच दैट एफ एट e⁻² z इज इक्वल्स टू एफ एट जेड फॉर ऑल जेड इन डी। तो अगर आपने इस नंबर को देखा होगा, ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, मतलब हमारे पास ये होगा 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेस टू m-1, ये हमारे क्या होते हैं, mth रूट होते हैं इसके। तो अभी ये हमारे पास दोनों सेम दिया गया है। ठीक है, तो एफ एट D टू A वेर एफ एट ओमेगा इंटू जेड इज इक्वल्स टू एफ एट जेड, ये हमारा सेट एक्चुअली, वेर ओमेगा इज प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी।
अभी हमें क्या करना है, बस इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बनाना है। तो वो बोल रहे हैं कि एफएम में हमेशा कांस्टेंट ही फंक्शन होंगे क्या? क्या हमेशा पॉलिनॉमियल होंगे जिनका डिग्री क्या है, लेस और इक्वल्स टू m होंगे? तो चेक करते हैं। अगर आप m की वैल्यू पुट करके देखते हो, सो टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो अगर m की वैल्यू लेते हैं हम, लेट्स से 2 लेते हैं। m की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। मतलब हमारा f2 क्या बनेगा, ऐसे फंक्शन जिसका एफ एट ई रेस टू 2 पाई अपॉन 2, मतलब ई रेस टू पाई इंटू जेड इक्वल्स टू एफ जेड। अभी ई रेस टू पाई क्या होता है अपना, -1। तो -z और एफ जेड, तो f2 में तो किस टाइप के फंक्शन है, ये तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन है। तो इसमें इवन फंक्शन मतलब जेड स्क्वायर हो गया, कॉस जेड हो गया, ठीक है, जेड रेस टू 4, इस टाइप के फंक्शन होंगे। तो क्या ये हमारे पॉलिनॉमियल बन रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये कांस्टेंट बन रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। m इक्वल टू 2 लेने से आपका 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अभी अगर बोल रहे हैं जेड रेस टू n हमारा एफ में लेते हो, तो क्या हमारा इफ एंड ओनली m डिवाइड करेगा इनको? तो अभी जेड रेस टू n एफ में लेना है। तीसरा ऑप्शन, लेट्स से जेड रेस टू n कोई एफ में लेते हैं। अभी जेड रेस टू n एफ में मतलब ज़रूर वो इस कंडीशन को भी होल्ड करने चाहिए। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, एफ एट ई रेस टू 2 पाई बाई m और एफ एट जेड सेम होने चाहिए। अभी एफ हमारा जेड रेस टू n है, तो जेड की पावर इंटू जेड है ना, जेड की पावर n और ई रेस टू 2 पाई बाई m जेड की पावर n, ये सेम होने चाहिए। दैट मीन्स ई रेस टू 2 पाई n बाई m और जेड रेस टू n ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई वुड हैव ई रेस टू 2 पाई n बाई m, ये 1 होगा। अभी हमें पता है ई रेस टू आई थीटा 1 कब होता है, 2 पाई के टाइप में होगा। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 तभी आएगा जब हमारे पास n क्या होगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें n बाई m, हमारे पास क्या होगा, k होगा। मतलब n हमारे पास m टाइम्स k, m टाइम्स k मतलब डिविजिबल होना चाहिए, m ज़रूर n को डिवाइड करना चाहिए। तो इफ़ एंड ओनली इफ है, मतलब कॉन्वर्स भी ट्रू होगा, तो ये बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, अगर बोल रहे h हमारे पास एफ में बिलोंग करेगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर सम होलोमॉर्फिक फंक्शन g दिस कंडीशन हैपेंस, ठीक है। तो बोल रहा है h अगर हमारा एफ में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स इफ एंड ओनली फॉर सम फंक्शन g दिस हैपेंस, देयर एग्जिस्ट सम g सच दैट h इज इक्वल्स summation 1 by m goes from 0 to k goes from 0 to m minus 1। और इधर क्या है, g ऑफ, इसको मैंने क्या नाम दिया है, ओमेगा, ओमेगा जेड। क्या ये सही है? तो अगर हम 1 बाई m लेते हैं, अगर हम k को 0 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा ओमेगा रेस टू ओमेगा इंटू जेड। के टू पुट करें तो स्क्वायर होगा, प्रिमिटिव ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं कि नहीं एन रूट, तो जी ओमेगा स्क्वायर जेड अप टू जी इंटू ओमेगा रेस टू एन के एम माइनस 1 इंटू जेड, ठीक है। अभी आप, ये हमारे पास एच जेड की वैल्यू है। क्या ये एच जेड इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, इसमें बिलोंग करेगा नहीं, चेक करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एच ओमेगा जेड करते हैं हम, बिकॉज अगर उसको इस फैमिली में बिलोंग करना है तो एच ओमेगा जेड और एच जेड सेम होने चाहिए, ठीक है। एच ओमेगा जेड क्या होगा, ये आएगा हमारे पास ओमेगा के 0 पुट करेंगे तो, ठीक है, हमारे पास 1 आएगा ना। तो के हम अगर 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा इसमें, के अगर हमारा 0 होगा तो जी ऑफ ई रेस टू 0 इंटू जेड। हाँ, तो पहला टर्म में ओमेगा नहीं होगा, पहले टर्म में सिर्फ जेड होगा, ठीक है। इसमें ओमेगा आएगा, उस आगे वाले में ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जेड में आप देख सकते हो ये आएगा जी ऑफ ओमेगा जेड, हर में बस ओमेगा मल्टीप्लाइड करना है, ओमेगा स्क्वायर जेड, और लास्ट में
ओमेगा इंटू ओमेगा रेस टू एम माइनस वन ओमेगा रेस टू एम होगा, और हमें पता है ओमेगा रेस टू एम एनथ रूट ऑफ mth रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा रेस टू एम तो वन होता है, तो ये वन बनेगा। तो इधर आप वन कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, जी ऑफ जेड जी ओमेगा जेड अप टू जी ऑफ ओमेगा रेस टू एम माइनस वन जेड, और ये तो अपना वापस एच जेड आ गया, मतलब इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एफ एम, ठीक है। तो कॉन्वर्स भी ट्रू है, तो इधर से आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन नंबर फोर भी करेक्ट हो रहा है, तो इसका थर्ड एंड फोर्थ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे गए। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो भी बच्चे हमारे सी एस आर नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, लगता है कि मैं और प्रिपरेशन करके दिसंबर वाला एग्जाम क्वालिफाई करूँ, तो आप सभी के लिए हमारी अश्वत्थामा 2.0 बैच स्टार्ट हो चुकी है। 6 महीने का आपको वैलिडिटी है। इसी बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। डेली आपके 2 क्लासेस होंगे, रोज के दिन आप रोज आपके टेस्ट होंगे जिसको हम कहते हैं डीपीपी। वीकली टेस्ट आपको इस कोर्स में हमारे कराए जाएंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको मॉक और यूनिट टेस्ट फ्री में कराए जाएंगे। रोज आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारे लेक्चर्स होते हैं, रोज आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं और इस बैच में प्रिपेयर करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट को लगता है मेरा प्रिपरेशन तो हुआ है बट मैं टेस्ट सीरीज से मेरे जो स्किल है और डेवलप करना चाहता हूँ, रिफाइन करना चाहता हूँ, उनके लिए हमारी अल्फा स्ट्राइक टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 20 टेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, डिटेल एनालिसिस है, एग्जाम फोकस और हाई लेवल प्रैक्टिस। अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये जो टेस्ट है फ्रेम किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, इसके अंदर 17 यूनिट टेस्ट है, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, तो अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो ज़रूर आप अल्फा स्ट्राइक में एनरोल करिए, ठीक है। तो रुकते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शेयर जरूर करना है सेशन जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो सी एस आर नेट की तैयारी कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।